हेलो दोस्तों, मैं इंदु सिंह आज फिर मैं गुरु वार्ता की 8वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच आ गई हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले गुरु वार्ता प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि हम सारे टॉपिक्स नहीं लेंगे। अब हम एक स्पेशल गुरु वार्ता प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आज का हमारा स्पेशल है 10th स्पेशल। जो बच्चे 10th में हैं या 10th का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सब हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल को जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर लिखें कि आप लोगों को यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और अगर आपके दोस्तों को इस तरह के क्वेश्चन और आंसर की ज़रूरत है तो आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ हैं संजय जी। नमस्ते। नमस्ते। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तो चलिए मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न है, हिया कुमारी जी दिल्ली से पूछ रही हैं, सर मैंने 10th का एग्ज़ाम इस वर्ष दिया है लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। स्कूल में 11th की क्लासेस शुरू हो गई हैं और मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है। दोनों तरफ से पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है। प्लीज़ मुझे यह बताएं कि कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई में मैं कैसे सामंजस्य स्थापित करूं? बहुत बेहतर क्वेश्चन है हिया जी, और बल्कि लगभग 12-13 साल पहले सेम प्रॉब्लम को मैं टैकल किया था। लड़का आईआईटी कर गया, मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में ही है, बहुत अच्छा रोपड़ से आईआईटी किया था, उसकी माँ रोती थी। इसके लिए मैं थोड़ा सा इंदु जी, चूँकि आप बहुत स्पेशलाइज प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा बोर्ड पे चलूँगा, चूँकि ऐसा हो कि किसी को लाभ मिले प्रोग्राम का। तो मैं वाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ और ये देखो, समस्या ये है कि इसमें जो काउंसलर हैं स्कूल में, कॉलेज में या मेडिकल फील्ड में, वो काउंसलर चीज़ को समझते नहीं हैं। इस पे सब पे काम किया हुआ है। जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो बताता है ये केवल व्यक्ति के अपने दिमाग की समस्या है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि जब भी बच्चा ऐसा करता है तो अपने ब्रेन में 2 चैम्बर बना देता है, खुद बन जाता है। जैसे कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो अपने आप कई चीज़ें जाके अननेसेसरी सेव होता रहता है। तो ब्रेन भी कंप्यूटर ही है। तो जैसे ही 2 कोष्टक, 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे आप, तो एक में आप स्कूल की चीज़ों को डाल देते हैं और एक में आप एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा के कोचिंग कर रहे हैं वो कर देते हैं। तो इसको हम समझते हैं स्कूल, इसको हम समझते हैं एक्स्ट्रा, जिसको आप कोचिंग कहते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चूँकि इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस एक है, लेकिन अप्रोच अलग हो जाता है, जिसको आप गड़बड़ कर देती है। तो आज जाके आप 50 रजिस्टर खरीदिए, 50 ऑलमोस्ट। आप इंजीनियरिंग हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 आपके सब्जेक्ट हुए, और हर टॉपिक वाइज आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो ये ब्रैकेट टूटने लगेगा। क्या होगा कि ये ब्रैकेट टूट जाएगा, और ब्रैकेट जब ये टूटेगा तो ये लाइन भीतर का ख़त्म हो जाएगा। लाइन ख़त्म होगा तो ब्रेन आपको मदद करेगा कि चलिए आप अपने ढंग से चीज़ों को देखिए, और अपने ढंग से जैसे देखेंगे तो ये लाइन ख़त्म हुआ। जो कैसे बना था, तो इसकी कहानी यही है। बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा कि हाथी इतना बलवान है कि अगर उसे पता चल जाए कि ये महावत 5, 5.5 फुट 6 फुट का आदमी हमको नचा रहा है एक छोटे से डंडा लेके, ऐसा कुचल के मार देगा, क्योंकि बहुत बलवान होता है, बहुत मतलब तहलका मचाता है युद्धभूमि में हाथी, कोहराम पैदा करता है, लेकिन उसका अपना औकात ही पता नहीं, उसे घुमाता रहता है। तो साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि हमको, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। वही बात गधे के साथ हो जाती है। कभी भी गधे का मालिक रस्सी भूल भी जाए, ऐसे भी लपेट दे तो गधा मस्त रहता है, लगता है कि हम बंध गए,
प्रयास ही नहीं करता है कि ये एक सूडो लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। जैसे भूगोल में काल्पनिक रेखाएं होती है, बिल्कुल वही। तो पहले इस गैप को तोड़ दो, सिंगल ब्रैकेट बनाओ, और लेना कितना है, 50 से 55 कॉपी, 50 कॉपीज। अब क्या करना है, तो जो स्कूल में पढ़ाई होता है, बेस स्कूल रखना, कोचिंग नहीं, क्योंकि आपको इसमें भी अच्छा करना है। रिजल्ट लाइफ लॉन्ग वो आपको मदद करेगा। ज़िंदगी में इंजीनियर होना से ज़्यादा ज़रूरी है रिजल्ट ठीक रखना। आगे के यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में कहीं पढ़ने जाते हो तो पूरा चीज़ों को देखता है। तो कोचिंग के भरोसे अपने स्कूल के रिजल्ट को मत छोड़ना है। स्कूल नियमित जाना है। वही बच्चा एक बार में किया है जो स्कूल और कोचिंग को बैलेंस करके चलता है। तो सारे बच्चों का आज भला हो रहा है हिया के प्रश्न से। तो कॉपी ले लिए। जैसे स्कूल में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, ठीक है, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की कॉपी लेके गए और यहाँ पे डेट लिखो, स्कूल लिखो, क्लियर, और डेट लिखो। आज 23 तारीख है इंदू जी, 23/4। स्कूल में इस टॉपिक पे क्या कहता है, तो क्या अप्रोच स्कूल का होता है, तो डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। कोचिंग वाला क्या गलती करता है, बहुत हद तक वो प्रिजुडिस हो जाता है। उसको लगता है कि अरे आफ्टर ऑल मामला व्यवसायिक है, कि थोड़ा सा दिखाएगा कि मैं बहुत बेस पकड़ के चल रहा हूँ, लेकिन लूप छोड़ देता है, भाग जाता है। लेकिन जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो पढ़ाने के लिए उसकी तैयारी हुई है। ऐसे नहीं पीजीटी कोई बनता है, एक प्रोसेस है, पूरे माइंडसेट में वो 24 घंटा रहता है। तो उसका अनुभव लेना है और इसका ट्रिक लेना है। और कोचिंग वाला क्या है कि कोई भी यंग लड़का जिसका बहुत अच्छा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको मौका मिल जाता है पढ़ाने का। और यही पढ़ाना देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। दुर्भाग्य इसलिए है कि उसको टीचिंग एप्टीट्यूड पता ही नहीं कि इस उम्र के साथ बच्चा क्या लेगा। वो अंधी दौर में है, बड़ा सा सिलेबस का खाका खींचता है और लड़के को, बच्चे को ठेल देता है। वो इस बात को एडमिट करने के तैयार ही नहीं है कि अभी जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है तो 100% गो बैक टू एनसीईआरटी हो चुकी है। लेकिन वो उठा के एमएससी की बहुत सारी चीज़ों को डाल देगा, बहुत ऐसी चीज़ों को जो अननेसेसरी आपके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ता है। तो स्कूल की कॉपी में उस टॉपिक को ठीक से लिख लेना है, फिर उसी कॉपी को अपने एक्स्ट्रा जो कुछ कर रही हो, डेट इज कॉल्ड कोचिंग, तो उसमें लिखोगे डेट और एक्स्ट्रा, इस टॉपिक में उसने क्या हमको कराया। अब इसमें कॉमन एरिया छांटोगी कि अच्छा ये सर स्कूल में तो करा ही दिए हैं, ये भी थोड़ा कराया, इसमें अगर कुछ नया मिलता है तो इसी कॉपी में लिखो कंक्लूजन, केस स्टडी की तरह, कि तुम इस टॉपिक पे क्या कंक्लूड कर रही हो, क्या इसमें नया था, इसमें पॉइंट फॉर्म में, वो जीवन भर तेरे साथ रहेगा, टॉप करोगे एनटीए में। तो कंक्लूजन ले गए। इससे क्या हुआ कि दोनों तैयारी एक साथ चल रही है, पढ़ना तो एक ही चीज़ है, सिलेबस थोड़ी अलग अलग है। तो फिर प्रेशर किस बात का, तो सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंक्लूजन आ गए। फिजिक्स में जैसे फोर्स पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, व्हाटएवर, तो इसमें आ गए। अब इसमें दो चीज़ देखना है कि स्कूल वाली पढ़ाई जो है ना, उसमें न्यूमेरिकल एटीट्यूड कमज़ोर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या है, अभ्यास की चीज़ है। अब न्यूमेरिकल एटीट्यूड कम होता है उस टीचर के पास, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर बच्चा समझे। न्यूमेरिकल हर बच्चा ठीक से नहीं समझता, उसको लगता है घर पे कर लेगा। तो यहाँ न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत है। तो बस अब इस पे बेस्ड है कि एक अलग से कॉपी लेनी है इस टॉपिक की, एक्स्ट्रा उस पे लिखना है ओनली न्यूमेरिकल्स, जिसको दिल्ली में प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। अलग कॉपी होगी और न्यूमेरिकल्स को बढ़िया से बनाना है। जहाँ दिक्कत हो तो देखो कि स्कूल के कॉन्सेप्ट और यहाँ दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर था, कंक्लूजन ठीक था, तो न्यूमेरिकल्स बन क्यों नहीं रहा है। तो बेटा फिर से गो बैक, कहाँ हो जाना है, एनसीईआरटी के द्वार को खटखटाओ, बार बार उसको खोजो कि ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें बोल चुका है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। बड़ा आराम से लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, बड़े बच्चे भी कहते हैं मैं तो पढ़ लिया। एनसीईआरटी की जो सबसे बड़ी वो है उसको डिकोड करना। अब डिकोड देखो, हम लगभग 30-32 मतलब 15 साल तक एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, केवल हिस्ट्री को, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, मैं पढ़ाता था।
हर बार मुझे नया कुछ मिलता है। जब भी मुझे फुर्सत मिलता था, इधर कुछ दिनों से छूट गया है, तो एनसीईआरटी में पढ़ता था। जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा तब उसको डिकोड कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो लिखता है वो दुनिया का क्रीम है, ऐसे नहीं किसी को मिलता है। बहुत मेहनत किया जाता है, वर्ल्ड का मेंटल कैपेसिटी क्या है, वर्ल्ड क्या सोच रही है, आने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, सोसाइटी को क्या चाहिए, तो उसको मैच कराता है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, अपने आप में संस्कृति का वाहक है, और संस्कृति के अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे मशीनी संस्कृति हो। अब क्या फिजिक्स में जोर जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज होने जा रहा है, तो अभी जो नया सिलेबस आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत आसपास घूमेगा। कैसे मनुष्य वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई आने वाले 50 साल तक घमासान लड़ाई होगी, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा, लेकिन मनुष्य अल्टीमेटली जीतेगा, क्योंकि मनुष्य के पास मॉरलिटी है, और मॉरल जिसके पास है वो जीवन में कहीं नहीं हारेगा, लगेगा लेकिन हारेगा नहीं। तो इस ढंग से एक दो कॉपी सब चीज़ पे होना चाहिए। तो एक जगह कंक्लूड करोगे, दोनों पढ़ाई को अनब्रिल्ड मत होने दो। दोनों के अलग कॉपी बच्चे रखते हैं, मिसमैनेज, इसका वो ये वो, अरे रिपीटेशन है, क्या है, किस में कम पढ़े हैं, थोड़ा कंक्लूजन में बढ़ाएंगे, थोड़ा उस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर लेवल का आदमी लिखता है और संक्षिप्त लिखना है उसको, भाषा पे भी वो नियंत्रण रखता है, लेकिन भागता तो हर कोई है। जब लिखने लगता है तो उसकी विद्वता उसको बहका देती है, बहुत चीज़ को बहुत छोटे में कह के निकल जाता है, तो उसको थोड़ा डिटेल, और डिटेल के लिए आजकल तो सबसे बढ़िया नेट है, उस पर खोलो, उसको बार बार देखो, तो न ये बोझ लगेगा ना वो पता चला यहाँ भी टॉप कर गए, यहाँ भी टॉप कर गए। लेकिन अगर 2 ब्रैकेट्स बना दोगे ब्रेन में, तो 2 ब्रैकेट्स नहीं। और ये बनता कैसे है, तो ब्रेन को ऑर्डर करो। ब्रेन आपका नौकर सबसे बढ़िया है, उसको रात में दिन में बराबर कहो कि दोनों एक ही चीज़ है यार, तो इसमें इतना तंग क्या होना है, ये बहुत इजी लगने लगेगा, ये थोड़ा टफ लगेगा, ये थोड़ा कोर्स से बाहर भागेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा दायरा बढ़ता चला जाएगा। ब्रेन वैसे ही इसको ऑब्जर्व करेगा, इसको डिपॉजिट करेगा अपने मेमोरी रिजर्वॉयर में, कभी नहीं कुछ भूलोगे। हम लोग दिन भर मतलब एक टॉपिक में 50 किताब पढ़ते, तो इसका मतलब तो नहीं है कि रिप्लेस हो जाता है थॉट, नहीं, एक्सटेंशन होता है। खोजते हैं कि अच्छा ये कितना पावरफुली कह रहा है, ये कितना कमज़ोर कह रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। तो इस ढंग से पढ़ेंगे तो कोई नहीं रोकेगा। तमाम 10वीं के बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि अगर एक बार में इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो इसी पैटर्न पे चलना है, और अधिक से अधिक समय न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। फिर क्या है कि को रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अलग नहीं है, केमिस्ट्री के अलग नहीं है, मैथ के अलग नहीं है, सब कहीं ना कहीं जाके सामान्य से नियम पे ही मिलते हैं, सब में वही नियम लगता है। इसलिए एक न्यूमेरिकल्स अगर ठीक हो गया तो मास्टर हो जाओगे। और न्यूमेरिकल्स की ब्यूटी क्या है कि परीक्षा में चुटकी बजाते बना के टाइम बचा लोगे थ्योरी के लिए। थ्योरी के क्वेश्चन बड़े उलझे होते हैं, मल्टीपल अप्रोच लगे होते हैं, तो गलती हो, न्यूमेरिकल्स में कोई गलती नहीं होता। अब फटाफट हमारे देसी भाषा में इंदू जी फुट फुट बना डालोगे, बहुत टाइम बचा दोगे, और तब थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि थ्योरी में गलती होगी। मैक्सिमम चारों क्वेश्चन कुछ कहता है, 4 अगर विकल्प है, अल्टरनेट है एक क्वेश्चंस का, तो चारों कहीं ना कहीं उठा के ले जाता है और कंफ्लिक्ट कराता है कि आपके इंफॉर्मेशन का फंडामेंटल कितना क्लियर है। कि भाई अल्टीमेटली कोई लॉ नहीं पढ़ा है बच्चा, लेकिन भारत का संविधान वो 10वीं तक पढ़ लिया तो लॉ तो उसी के अंदर आएगा ना। तो अंत में थोड़ी कोई ऐसा कानून है कि किसी का फंडामेंटल राइट छीन लेगा, कोई चोरे है, कोई डकैती है, तो फंडामेंटल राइट थोड़ी कोई छीन लेगा। तो अंत में चीज़ें वहीं से गाइड होगी। न्यूमेरिकल्स के मास्टर बनो और थ्योरी को ठीक रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कि मास्टर लॉ सब जगह लगाओ कि मास्टर लॉ इसका क्या बनेगा। इट मे बी, इट नॉट बी से निकल के हर चीज़ का एक मास्टर लॉ होता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ। वो सब जगह लगता है, वो खोजो हर टॉपिक में। ये ट्रिक अगर डेवलप हो गया तो नो वन कैन स्टॉप यू। चलिए इंदू जी, आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा, खासकर बच्चे हैं ना ये सब, तो इनको थोड़ा। संजय जी से अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, आप इसको फॉलो करें, और अगर आपको बाद में कोई परेशानी होती है तो आप फिर से हमसे पूछें।
चलिए नेक्स्ट। आज का अगला प्रश्न गगन जी पूछ रहे हैं शाहजहांपुर से कि सर, मैंने इस वर्ष 10th का एग्ज़ाम दिया है, आगे मैं लॉ करना चाहता हूँ। 11 से ही मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ? किस पार्ट की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दूँ? और हाँ, इंग्लिश में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। देखो, इंग्लिश में कोई कमज़ोर नहीं होता, पहले दिमाग से निकाल लो। चूँकि आपकी भाषा नहीं थी इसलिए थोड़ा सा असहज है। कमज़ोर कैसे हैं आप? पहले ही हार क्यों मानते हैं? इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मार्ट खा चीज़ नहीं है। हम लोग भी कभी समझते थे, हम लोग भी गांव से आए थे, लगता था कमज़ोर है इंग्लिश। जब दिमाग को बदल दिए तो लोगों को कहा कि इससे अच्छा कोई लिखता ही नहीं। लेकिन सहज रुचि हिंदी की है, सोचता हिंदी में हूँ, तो अंग्रेजी लिखने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, 2 दिन तक माइंड को बनाना पड़ता है, तब जाके लिखते हैं। तो लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा आदमी नोम चॉम्स्की कहता है, वो तो डिवाइस लगा हुआ है, खाली उसको ऑन कर दो हो जाएगा। अब सुनो, अगर लॉ करना है तो लॉ का मतलब होता है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सारे अच्छे लॉ कॉलेज उसके अंदर है। और मैथ अगर तुम्हारा ठीक हो गया तो रीजनिंग ठीक हो जाएगा, और रीजनिंग और मैथ ठीक होगा तो लीगल एप्टीट्यूड भी ठीक होगा। लीगल एप्टीट्यूड क्या है? अभी से ही उसको घर से फॉलो करो। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो समाज के मान्यता, परंपरा, रिवाज, कानून से अलग हो। सिंपल सी बात है कि माँ बाप की इज्जत करनी है तो तुम फैमिली कोड को फॉलो कर रहे हो। कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी है तो सोसाइटी के कोड को फॉलो कर रहे हो। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है, रोड पे कभी भी दाएं नहीं चलना है, बाएं चलना है, लॉ को कहीं भी कुछ खा के फेंक नहीं देना है। तो इससे ब्रेन को पहले तैयार करो और मैथ पे दिन रात लगो, और 10वीं तक के मैथ को री एंड री बनाओ, घबराओ मत। अगर आधे भी बना दिए तो चूंकि मैथ रीजनिंग से कनेक्ट हो जाएगा, और 10वीं तक जो भी चीज़ पढ़े हो उसको फिर से पढ़ो। यानी सिरहाने तर में क्लास 8 से लेकर, बल्कि 6 से लेकर 10वीं में हो, कोई बात नहीं, 11-12 की किताब खरीद लो, अब 11 में जाओगे। और क्या होगा, सीक्वेंस में पढ़ाई को करो। सीक्वेंस एक श्रृंखला में, अगर में लिखा हुआ है अशोक के बारे में तो आगे बढ़ो, देखो 7वीं में क्या करा है, 8वीं में क्या है, 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है, एक कॉपी पर नोट करो, उसी का विस्तार है। और अभी से ही 6 से 12 की तैयारी चालू कर दो। सोशल साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। लीगल एप्टीट्यूड इन्हीं सब से बनता है, वो अलग से कहीं से आसमान से नहीं आता। तो मैथ की प्रैक्टिस डेली करनी है, और मतलब मैथ तो बिना बनाए सो नहीं, खाना नहीं खाओ, 5 भी मैथ डेली बनना चाहिए। तो सब सब्जेक्ट का असर पड़ता है। मैथ बनाने लगोगे तो दिमाग भी बहुत शार्प होने लगेगा, और जब फुर्सत मिले तो इन किताबों को पढ़ो, मैथ डेली। और इंग्लिश में इसलिए ऐसा है कि वोकेबलरी का सेंस नहीं बन पाता है, और अंग्रेजी जो है ना बहुत ही बदतमीज भाषा है। क्यों बदतमीज है? तो उसका ग्रामर इतना कमज़ोर है, इतनी भाषाओं से शब्द उठा के ले आया कि उसके यूसेस बदल जाते हैं। एक ही शब्द थोड़ा ही चेंज होकर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाता है, यूसेस बदल जाएंगे, अनर्थ का अर्थ मत सोचोगे नहीं, वो अर्थ में उसको यूज कर देता है। तो टैलेंट है लिखने वाले का और समझने वाले का। संस्कृत को छोड़कर जिसके अंदर हिंदी आ जाती है, अधिकांश भाषाएं अनुमान से चलती है। फारसी हो, उर्दू हो, अनुमान लगाना पड़ता है। लेकिन संस्कृत के साथ ये समस्या नहीं है, और हिंदी तो वहीं से है। लेकिन इन सारे भाषाओं में अनुमान बहुत चलता है, इसलिए मत परेशान होना है। 2 काम आज से कर लेना है। एक, कहीं भी या आदत डालो, संडे मार्केट, किताबों के मार्केट में जाओ, पुरानी कोई भी मैगजीन मिल जाती है इंग्लिश की, नई भी खरीदो। वो चंपक है या बहुत सारी ऐसी मैगजीनें हैं, मैं कई बंद हो चुकी है, लेकिन चंपक हर भाषा में आती है। दिल्ली प्रेस की मैगजीन है, उसका हिंदी लाओ, अंग्रेजी लो, पुरानी खोजो और चंपक को पढ़ो, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए है। वो कहानी कहने के स्टाइल है, और जो शब्द नहीं आते लिखो और उसका यूज करना सीखो। और डिक्शनरी रखो, मोबाइल के डिक्शनरी में कुछ नहीं समझोगे, जो भी जानते हो अंग्रेजी खत्म हो जाएगी। एक डिक्शनरी अच्छी खरीदो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, और उसको बना दो सिरहाना। जब भी उठो तो देखो
उसकी क्या विशेषता है लर्नर के लिए? एक शब्द का समझोगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्याय क्या है, इसके यूसेस क्या है, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, और डेली ऐसे ही बैठे हुए हैं थोड़ा देख रहे हैं, हैबिट बना दो तो अंग्रेजी सबसे अच्छी हो जाएगी। और तीसरा काम करना है एक अंग्रेजी का अखबार, और ख़ासकर वो अखबार हिंदुस्तान टाइम्स होना चाहिए या टाइम्स ऑफ इंडिया, चूँकि इस दोनों की अंग्रेजी बहुत चलताऊ होती है। तो पहले चलताऊ अंग्रेजी को समझो, और साथ साथ अगर हिंदुस्तान टाइम्स लेते हो तो हिंदी हिंदुस्तान लो, टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हो तो नवभारत। बहुत सारी खबरें अनुवाद होकर आती है, तो पहले हिंदी पढ़ लोगे तो पकड़ समझ जाओगे बात क्या कहना चाहता है, कैसे कह रहा है, तो उस अखबार को पढ़ो। ये काम कर दो अपने लाइफ में 6-7 घंटे, कोई नहीं रोकेगा। मैं भी एक राय देना चाहूँगी गगन आपको कि इंग्लिश को ठीक करने के लिए आप 10 साल का NLU का क्वेश्चन पेपर निकाल लें और उसके अनसीन पैसेज को आप बना जाए। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उसको आप याद कर जाए, तो इससे आपको 50% तो आपको जरूर मदद मिल जाएगी। अगर 10 साल का आप अनसीन पैसेज बना जाते हैं तो हो सकता है कि आप जिस वर्ष एग्जाम देंगे उसी में से कोई अनसीन पैसेज आ जाएगा। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे कोई परेशानी हो तो फिर से हमसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न अनूप जी पिथौरागढ़ से पूछ रहे हैं कि सर मैं 10th के बाद 11th में पढ़ने के साथ साथ ऐसे कौन से सर्टिफिकेट कोर्स कर लूँ जिससे मैं जल्द ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने में सक्षम हो जाऊँ। देखिए, कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूर दराज या कहीं भी हिंदुस्तान में टैली सीखिए, 6 महीने में टैली का मास्टर बना देगा। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है GST के चक्कर में नहीं आना है। और छोटे छोटे दुकानदार पकड़िए, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और उसका किसी CA के यहाँ या किसी बुजुर्ग अकाउंटेंट से GST भरना सीख जाइए। 200 रुपया 500 रुपया जिसकी जो हैसियत है, हर महीने GST कंप्लायंस करना होता है, GST भर दीजिए, किसी का बिल बना दीजिए शाम में जाकर। तो क्या होगा, पढ़ाई भी चलती रहेगी और बहुत अच्छा कर जाइएगा। कोई भी बैकग्राउंड हो भूल जाइए, टैली सॉफ्टवेयर को सीखिए, कहीं भी जाके मास्टर बन जाइएगा, सारा दाल दलिया निकल जाएगा। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है 10वीं पास के लिए, बढ़ना इंतजार करना होगा। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है राघवेंद्र जी कानपुर से पूछ रहे हैं कि सर हाल ही में NCERT के बुक्स में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो क्या आगे होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं भी इन चैप्टर्स आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन चैप्टर्स से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जाएंगे, चूँकि हटाने के अपने अपने तर्क हैं। प्रेशर कम करना चाहते हैं या जो है, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। इतिहास की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो एक क्रमिक अध्ययन है, एक सिस्टमेटिक अध्ययन है, और इतिहास मुंह खोल के रहता है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। तो जैसे ही कोई कड़ी टूटेगी, जैसे ही कड़ी, सपोज दैट अगर मेडिएवल वर्ल्ड में मैं अकबर को हटा दूं, कोई हटा दे, या एंशियंट से अशोक को हटा दे, तो हिंदुस्तानी नहीं बनेगा। अकबर के बगैर किसी भी हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है। उस जमाने में वर्ल्ड में धर्म जो है नंगा नाच कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया। ये 16वीं शताब्दी की बात है, यानी अकबर ठीक से आया 1556 से लेकर 1605, 1556 टू 1605 तक, और पूरे वर्ल्ड में चर्च लाइसेंस बेच रहा था स्वर्ग का। और उसका राजा, वर्ल्ड में उतना बड़ा राजा नहीं हुआ कोई, उतना ज़्यादा GDP कभी नहीं मिला भारत को, ऑलमोस्ट 25% GDP में कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा राजा था। मतलब जितने फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, विदेशी यात्री, सबके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि वो ऐसा भी मनुष्य हो सकता है। और सेकुलर था। अशोक के साथ भी ये ब्यूटी है कि उसके पिताजी किसी और धर्म से थे और वो खुद और हुआ। जैसे उसका दादा जैन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पिताजी आजीवक थे, अशोक का जन्म आजीवक में हुआ, और मरा तो बौद्ध था। अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अकबर इतना लिबरल हुआ कि इस्लाम छोड़ के वो दीन इलाही का प्रणेता बन गया, जो सेकुलरिज्म की पहली बेस है भारत में। भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, उसके लिए अकबर की कुर्बानी है। उसका कोट पोट बदायूं उसको खूब गाली बकता है।
अकबर के मरने के बाद इतना ज़्यादा उसका अब तारीख़ क्या है मुंतखाब, इतना उसको क्रिटिसाइज करता है, जहांगीर को बंद करना पड़ रहा। पहली किताब है वर्ल्ड में जो बैन हुई थी किसी राजा द्वारा, वो बदायूनी की, अब्दुल कादिर बदायूनी की, और खुलेआम उसका विरोध करता था, षड्यंत्र किया है। तो ऐसे नहीं हो सकता है, गांधी को हटाते हैं, ये सब हटाएंगे तो क्या बचेगा? पाकिस्तान की तरह अनबैलेंस इतिहास हो जाएगा ना कि अल्लाह ने बनाया ये वो, तो नहीं। तर्क से बच्चे को हमें चैतन्य बनाना है, तर्कशील बनाना, इसलिए हटा होगा, क्या मजबूरी होगी या नहीं भी हटेगा, नए सिलेबस में आ जाएगा। पेंडेमिक का दौर था, शिक्षा में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमें तो सिलेबस पढ़ाना है। लेकिन किसी भी डिसकंटिन्यू होने से आपको इतिहास में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतिहास एक दूसरे पर निर्भर है, और कोई भी चीज़ खींच लेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इतिहास तो बनेगा ही नहीं। इसलिए आपको सब चीज़ पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो कुछ लेसन्स हटाए गए हैं बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करने हाँ, के, हो सकता है। लेकिन वो जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करे जो उसका सिलेबस है। बिल्कुल। ये इस पे ना जाए कि 10th में ये ख़त्म कर दिया गया है तो हमसे इस कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर 10th के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए मैं कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं या दिल्ली के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं? ये अरुण पाल जी शिवहर से पूछ रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं देता हूँ। अब कोचिंग कहाँ क्या है मुझे नहीं पता है, ये आप अपना पॉकेट देखेंगे, और सब जगह एक दूसरे का ब्रांच है, कहाँ कौन पढ़ा रहा है अच्छा, कहीं फिजिक्स अच्छा होता है, कहीं बायो, कहीं केमिस्ट्री, बड़ा कन्फ्यूज़न है। हम लोग अपने बाल बच्चे में भी बड़ा कन्फ्यूज़ करते थे। तो ये भेड़ चाल का ज़माना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छे से जहाँ भी रहें पढ़ें, 2-4 गुरुओं से संपर्क रखें, सरकारी स्कूल के हों तो और अच्छे हैं, जो फिजिक्स के प्रॉब्लम ठीक कर दें, मैथ के, केमिस्ट्री के, या मेडिकल कर रहे हैं तो बायो के, वो ठीक से बताएं, या वो ट्यूशन अगर पढ़ा रहे हों तो उनसे पढ़ें, और वही जो हिया कुमारी के प्रश्न में बताएं वही अप्रोच रखें, और किसी का भी ऑनलाइन ले लें। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बार बार मॉक टेस्ट करेंगे टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन के फैमिलियर होंगे, तो परीक्षा हॉल में दिक्कत नहीं होगी। तो दुनिया भर का अब ऑनलाइन का स्कोप इंडिया में आ चुका है, किसी का ऑनलाइन लेके काम चलाइए, क्या ज़रूरत है कोटा में धूल फाकने का और दिल्ली में। अगर आप शिवहर में रह रहे हैं, रिमोट इलाका है, देख लीजिए शिवहर कॉलेज में कोई मिल जाए, कोई पास में सीतामढ़ी में मिल जाए, मुजफ्फरपुर में मिल जाए, मोतिहारी में मिल जाए, तो उस टीचर के साथ आप ट्यूशन पढ़िए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और ऑनलाइन ले लीजिए, जिससे आपको अपना पता चलते रहे कि आप कितना पानी में हैं, था लेते रहिए। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों आज 10th स्पेशल का ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसलिए अन्य फील्ड से भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर देना भी हमारा दायित्व है। तो आज एक अलग प्रश्न है कि सर यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें? हाँ, मैंने भी देखा था इस प्रश्न को कि मेरी पारिवारिक की स्थिति कुछ इन्होंने मजबूरी बताई थी। तो देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे फ्री वीडियो दिया है, उसको देखिए और उससे काम चल जाता है तो ठीक है, वरना एडमिशन ले लीजिए। ऐसी आप तो नौकरी में हैं, ऐसा तो है नहीं कि नौकरी में नहीं है। अगर आप प्रॉपर नौकरी में नहीं है, प्राइवेट है, मान लिया आर्थिक मजबूरी है, तो आप मनीष जी से बात करें, कुछ ना कुछ आपके लिए मैं रास्ता निकाल दूंगा। कुछ इंटरव्यू हो सकता है मैं ऑनलाइन आपसे ले लूँ, टेलीफोन पे ले लूँ, कुछ स्टडी मटेरियल आपको दे दूँ, वंचित नहीं रहने दूंगा। पैसा के बगैर आप मेरे सहयोग से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ, बहुत ये हो सकता है कि विस्तार से नहीं हो, लेकिन ओरिएंटेशन तो मैं डाल दूंगा। अगर आप में टैलेंट होगा तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें अब हिंदुस्तान में हम लोगों ने अपना वर्थ शो कर दिया है, तो अब कोई शक शुबा नहीं है। तो जैसा है, मनीष जी से बात कीजिए ऑफिस में, बताइए, तो हमको बताएंगे तो हम टेलीफोन से डायरेक्ट बात करके आपका मॉक इंटरव्यू पैटर्न कर दूंगा। क्योंकि अगर मजबूर हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुवर, मैं ज़रूर मदद करूंगा। थैंक यू इंदु जी। तो दोस्तों आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अब अगला जो हमारा नवा गुरुवार्ता प्रोग्राम आएगा वो 12th स्पेशल होगा। तो आप हमें 12th से रिलेटेड या आफ्टर 12th के बाद क्या करें, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछें। और जाने से पहले आप हमारे चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्न और आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है
वहाँ जरूर लिखें। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद इंदु जी।